हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन के समय हुए विद्रोह के बारे में और फिर इसके प्रशासनिक नीतियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विद्रोह का क्रम। तो अलाउद्दीन के काल में बहुत से विद्रोह हुए। इनका क्रम था, सबसे पहले नवीन मुसलमानों का विद्रोह होता है अलाउद्दीन के समय, फिर अकद खां का विद्रोह, फिर अवध के सूबेदार मंगू खां और बदायूं के सूबेदार मलिक उमर का विद्रोह, फिर 1308 में हाजी मौला का विद्रोह। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अकद खां। तो अकद खां कौन था? ये अलाउद्दीन का भतीजा था। और हाजी मौला कौन था? हाजी मौला ये एक कोतवाल थे, फ़खरुद्दीन उनका सेवक था। याद रखिएगा, अकद खां अलाउद्दीन का भतीजा था और ये हाजी मौला कौन था? फ़खरुद्दीन का सेवक। एक पुराने कोतवाल होते थे तो उन्हीं का सेवक था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नवीन मुसलमानों के विद्रोह की। तो ये पहला विद्रोह था, उन मंगोलों द्वारा किया गया था जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय इस्लाम में परिवर्तित होकर नवीन मुसलमान कहलाए थे। मैंने आपको बताया था, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पढ़ाया था तो वहाँ पे कहा था, मैंने आपको बताया था कि लगभग 4 से 5 हज़ार मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार करके मुसलमान बन जाते हैं। दिल्ली के आसपास वे बस जाते हैं, जिससे मंगोलपुरी या मुगलपुरी कहते हैं। तो ये जलालुद्दीन खिलजी के समय की घटना है, मैंने आपको बताया था। वही मुसलमान यहाँ पे विद्रोह करते हैं, तो उन्हीं को नवीन मुसलमान कहा गया था। इन मुसलमानों ने कब विद्रोह किया? 1299 में गुजरात से नुसरत खां के नेतृत्व में लौट रही अलाउद्दीन की सेना में अचानक विद्रोह कर दिया तथा अलाउद्दीन के एक भतीजे तथा नुसरत खां के भाई को मार दिया। ठीक है, अब कहा जाता है कि जब गुजरात विजय 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने कर ली, उसके बाद लूटपाट करके सेना लौट रही थी। अब वहीं पर क्या हुआ, अब चूँकि अलाउद्दीन की जो सेना थी उसमें युद्ध लड़ने के लिए तुर्क गए थे, साथ ही साथ नवीन मुसलमान मंगोल भी गए थे। तो जब लूटपाट करके लौट रहे थे तो जो लूटपाट का माल था उनके बंटवारों को लेकर कुछ झड़प हो गई, विवाद हुआ और उन्हीं में से जो नवीन मुसलमान थे यानी मंगोल थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। और अलाउद्दीन का एक भतीजा था और नुसरत खां, इन दोनों को, नुसरत खां का एक भाई था, उसको मार दिया गया। नुसरत खां ने विद्रोह को क्रूरता से दबा दिया। ठीक है, नुसरत खां का जो भाई था वो तो मारा गया था और अलाउद्दीन खिलजी का एक भतीजा भी था, वो भी मारा गया था, लेकिन नुसरत खां ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी तथा एसामी ने इन्हें लिखा है कि अलाउद्दीन ने एक ही दिन में बड़ी संख्या में नवीन मुसलमानों का कत्ल करवाया। यानी ये जो नवीन मुसलमान थे जो इस्लाम धर्म स्वीकार किए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, इनके विद्रोह का दमन कर दिया गया और इनकी निर्मम हत्या की गई। अब विद्रोहों के दमन के लिए 4 अध्यादेश भी पारित किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। चूँकि विद्रोह की संभावना लगातार बनी रहती थी और विद्रोह होते भी रहते थे, तो इनके निपटान के लिए, यानी इनको निपटाने के लिए कुछ नियम भी बनाए थे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने संपत्ति जब्ती का नियम बनाया था। जो अमीर हैं या जो धार्मिक और भूमि अनुदान मिला था लोगों को, वो जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, जो अमीर होते थे उनकी अगर बहुत ज़्यादा संपत्ति है या फिर जिनको धार्मिक या अनुदान के रूप में भूमि वगैरह मिली है, तो उनकी भूमि को जब्त कर लिया जाता था, धन को जब्त कर लिया जाता था। क्योंकि जब लोगों के पास धन ही नहीं रहेगा और मतलब खाने पीने के लाले पड़े रहेंगे, तो विद्रोह करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, सबसे पहले अपनी जीविका चलाएंगे। लेकिन जब आदमी के पास धन ज़्यादा हो जाता है तो शराब वगैरह वो पीने लगता है, मादक पदार्थों का सेवन करता है और फिर उल्टी सीधी बातें करता है, विद्रोह की बातें करता है। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का मानना था, इसलिए वो शराब वगैरह पर, आप देखेंगे आगे कि शराब पर प्रतिबंध लगा देता है और अमीरों के मिलने जुलने पर, धार्मिक उत्सव, शादी विवाह, इन सब पर रोक लगा देता है।
कि अगर आपको शादी विवाह करना है या मिलना है तो आप पहले सुल्तान को आगाह कीजिए, यानी बताइए, फिर आप मिलिए। तो ये संपत्ति जब्त कर लेता था, यानी लोगों के पास ज़्यादा संपत्ति होती ही नहीं थी, तो लोग विद्रोह के बारे में सोच ही नहीं पाते थे, क्योंकि उनको भाई विद्रोह कोई तभी करेगा जब वो सुख संपन्न हो, तभी उसके दिमाग में सारी चीज़ें आएंगी। फिर गुप्तचर प्रणाली, तो एक गुप्तचर विभाग का गठन किया था, और इसमें जो कुछ गुप्तचर जैसा CID होते हैं, RO होता है या रो होता है जिसे आप कहते हैं, तो ये कुछ गुप्त एजेंसियां जैसे आज हैं हमारे यहाँ, ऐसे ही उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने भी गुप्त प्रणाली बनाई थी, और उसमें कुछ गुप्तचर होते थे जो गुप्त रूप से सूचनाएं एकत्रित करते थे और अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाते थे। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है मद निषेध, मतलब जो मादक पदार्थ होते थे, नशीले पदार्थ होते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया था दिल्ली में। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली में मद निषेध के आदेश का प्रमुख कारण राजनीतिक था। फिर सामाजिक नियंत्रण, अब यहाँ पे आगे लिखा है देखिए, अमीरों के आपसी मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक, आपसी विवाह से पूर्व सुल्तान से अनुमति लेना जरूरी था, जो मैंने आपको बताया ही। अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत। अलाउद्दीन खिलजी अपने पूर्ववर्ती सुल्तानों यानी जलालुद्दीन और कैकुबाद के समान मानवीय प्रवृत्तियों पर आधारित राजत्व का समर्थक नहीं था। वह अपने कार्यों के लिए धार्मिक स्वीकृति प्राप्त करने का आकांक्षी भी नहीं था। अलाउद्दीन देवी शक्ति पर आधारित राजत्व में विश्वास नहीं करता था, बल्कि वह ऐसे राजत्व में विश्वास करता था जो स्वयं अपने अस्तित्व द्वारा अपना औचित्य सिद्ध कर सके। अलाउद्दीन के राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन अमीर खुसरो ने किया। अमीर खुसरो ने ईश्वरीय गुणों से समानता देकर अलाउद्दीन के पद को पवित्र तथा दिव्य बना दिया। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जो सुल्तान कहता है वही सच है, वही सत्य है, यानी सुल्तान के जो शब्द हैं वही कानून है, उससे बढ़कर कोई कानून नहीं है। यानी कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी था, ये शरीयत को भी दरकिनार कर देता था। शरीयत का जो कानून होता है मुसलमानों में, उसको भी दरकिनार कर देता था और कहता था राज के कल्याण के लिए जो कुछ भी उचित है वो मैं करूँगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का कहना था, भले ही वो शरीयत के विरुद्ध क्यों ना हो। तो इसका राजत्व सिद्धांत यही था कि वो बस अपने औचित्य को सिद्ध करना चाहता था, अपने आप को उचित दिखाना चाहता था कि जो राजा करता है वो सही है। धर्म से पृथक राजत्व, अलाउद्दीन का राजत्व शरीयत के सिद्धांतों पर आधारित नहीं था, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई उसका जो राजत्व सिद्धांत था वो शरीयत पर आधारित नहीं था। इसमें इस्लामी कानूनों का सहारा लिया गया था, ठीक है, ना तो इसमें इस्लामी कानूनों का सहारा लिया गया, ना तो इसमें शरीयत का कोई उल्लेख है। जो भी इसका राजत्व सिद्धांत था ये बिल्कुल अपोजिट था, शरीयत के नियमों पर नहीं चलता था और ना ही इसमें इस्लामी सिद्धांतों को सहारे लिया जाता है। ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने हड़पे हुए राजत्व को जनता की दृष्टि में उचित सिद्ध करने के लिए राजत्व के सिद्धांत को पुनः निर्मित किया। निरंकुश राजतंत्र, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से पृथक किया। कई बार पूछा जाता है कि प्रथम सुल्तान कौन था जिसने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था, क्योंकि इसने शरीयत को मानने से एक प्रकार से इनकार कर दिया था। ठीक है, इसने कहा कि जो राजा कहेगा वही सही है, जो सुल्तान कहेगा वही सही है। उसने खलीफा को मान्यता दी और यामिन उल खलीफा नासरी अमीर उल मोमिनीन इसकी उपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन की उपाधि है यामिन उल खलीफा नासरी अमीर उल मोमिनीन। इसका मतलब होता है खलीफा का नायब या खलीफा का दायां हाथ। किंतु प्रशासन में खलीफा के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया और ना ही खलीफा के कभी अधिकार पत्र के लिए आवेदन किया एवं उलेमा वर्ग से कोई सलाह भी नहीं लिया। तो जब प्रशासन की बात आती थी, राजनीति की बात आती थी, तो इसमें यह धर्म को पूरी तरीके से अलग रखता था, धर्म को अलग रखता था। ठीक है, ना तो उलेमा वर्ग यानी कि जो
इस्लामी कानूनों के व्याख्याता होते हैं, यानी व्याख्या करते हैं, जिनको उलेमा वर्ग कहते हैं, उनसे ना तो ये कोई सलाह लेता था इस्लाम धर्म के बारे में, इस्लाम कानून के बारे में कोई सलाह नहीं लेता था, ना तो शरीयत के नियमों का पालन करता था। यानी कि धर्म को राजनीति से अलग रखता था। धर्म अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने देता था। अलाउद्दीन निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। वह उलेमा वर्ग की सलाह नहीं लेता था। देखिए, निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था और उलेमा वर्ग की सलाह नहीं लेता था, तथा अपने स्वविवेक से राजहित में निर्णय लेता था। स्वविवेक से यानी अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, जो राज्य के हित में हो उसमें वो निर्णय लेता था। उसने अब बयाना के एक काजी थे, काजी यानी कि जो धार्मिक प्रमुख होते थे, न्यायिक प्रमुख होते थे, उनको काजी बोला जाता था। तो उनका नाम था मुगीसुद्दीन। उनको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और ना ही मैंने कोई पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। मैं ऐसे आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर होते हैं और परिस्थिति देखते हुए तर्क संगत दिखाई देते हैं। मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में उनकी अनुमति है या नहीं। मैं नहीं जानता कि न्याय के दिन अल्लाह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। ये अलाउद्दीन खिलजी का एक प्रकार से कथन है। और ये कथन किसके लिए था? काजी मुगीसुद्दीन को कहा था। काजी मुगीसुद्दीन से बात करते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझे नहीं पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, लेकिन राज्य के हित के लिए जो भी मैं उचित समझता हूँ वो कदम उठाता हूँ। और मुझे नहीं पता कि जब मैं ईश्वर के पास जाऊँगा तो मुझे स्वर्ग में भेजेगा कि नरक में भेजेगा। मैं नहीं जानता कि शरीयत में इसकी अनुमति है कि नहीं। ये सब कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कहे थे। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि वो राज्य के लिए जो भी चीज़ें ठीक होती थी उसी को करता था। और फिर जिल्ले इलाही, अपने आप को जिल्ले इलाही घोषित किया, कानून से ऊपर। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह सुल्तान को कानून से ऊपर मानता था और उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून हैं। सुल्तान के शब्द ही कानून हैं। फ्रांस के लुई 14वें की तरह अलाउद्दीन खिलजी भी मानता था कि मैं ही राज्य हूँ। तो एक शासक था, आप पढ़ेंगे विश्व इतिहास में, फ्रांस का शासक था लुई 14वां। वो कहता था मैं ही राज्य हूँ। ऐसे ही अलाउद्दीन भी कहता था कि मेरे शब्द ही कानून हैं, यानी कि मैं जो हूँ, मैं जो बोलता हूँ वही सच है, वही कानून है, उसके अलावा कोई कानून नहीं है। यानी मैं ही राज्य हूँ, सर्वोपरि मैं ही हूँ, मैं जो कहूँगा वही होगा। फिर सिकंदर सानी की उपाधि भी धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर, और इसे सिक्कों पर अंकित भी करवाया। खिलजी वंश के किसी सुल्तान ने खलीफा से पद की स्वीकृति नहीं ली थी। ये बात याद रखिएगा, खिलजी वंश के जितने भी सुल्तान थे उनमें से किसी ने खलीफा से सुल्तान पद के लिए स्वीकृति नहीं ली। महत्वाकांक्षी योजनाएं। अलाउद्दीन एक नए धर्म की स्थापना और विश्व विजय करना चाहता था, परंतु अपने मित्र दिल्ली के कोतवाल थे अलाउल मुल्क, उनकी सलाह पर ये योजनाएं त्याग दी। अलाउद्दीन सिर्फ अलाउल मुल्क की सलाह का सम्मान करता था। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था सिर्फ एक ही व्यक्ति की सलाह लेता था, वो थे अलाउल मुल्क। ये दिल्ली के कोतवाल थे और अलाउद्दीन खिलजी के मित्र भी थे। इन्हीं की सलाह लेता था, बाकी किसी की सलाह अलाउद्दीन खिलजी नहीं लेता था। अब हम लोग शॉर्ट में प्रशासनिक सुधारों के बारे में देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण सुधार किए, जैसे सेना में, प्रशासन में और आर्थिक सुधार इसने किए थे, जो हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। फिर मैं इसका PYQ भी आपके लिए उपलब्ध करा दूंगा। मैं वीडियो बनाऊंगा PYQ पर, ठीक है। एक एक करके सारे PYQ हम लोग सॉल्व कर लेंगे। प्रशासनिक सुधारों में सबसे पहले दीवाने रियासत की बात करते हैं। ये एक विभाग होता था जो बाजार नियंत्रण से संबंधित था। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों पर नियंत्रण व बाजार सुधार के लिए दीवाने रियासत नामक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तो कई बार पूछा जाता है दीवाने रियासत किससे संबंधित है, तो ये बाजार विभाग था। यानी बाजार में जो दाम के मूल्य, वस्तुओं के जो मूल्य तय होते थे, घटाना है, बढ़ाना है, स्थिर रखना है, ये सारा चीज़
दीवाने रियासत विभाग देखता था, यानी ये बाजार मामलों से संबंधित था। बाजार विभाग इसको कहते हैं। ये कई बार पूछा था। इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर एक है गुप्तचर विभाग। तो गुप्तचर विभाग को कहते हैं बरीद ए मुमालिक। ये बरीद ए मुमालिक नामक एक अधिकारी था, और गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता था दीवाने बरीद ए मुमालिक होता था, और इस गुप्तचर विभाग को दीवाने बरीद कहा जाता था। दीवाने बरीद यानी जो विभाग है वो दीवाने बरीद है, और जो अधिकारी है वो बरीद मुमालिक है। और इसके अंतर्गत भी कई सारे छोटे छोटे गुप्तचर काम करते थे। तो एक प्रकार से गुप्त विभाग था, खुफिया विभाग था। जैसे हमारे यहाँ रॉ है, सीबीआई है और सीआईडी है, जो जितने भी हमारे यहाँ गुप्तचर विभाग हैं। फिर सूचनादाता बरीद के अतिरिक्त थोड़ा सा इसको पढ़ना, मुनहियन, कहीं कहीं मुनिहा लिखा होता है। तो मुनिहा नामक एक सूचनादाता होता था। यानी ये जो मुनिहा होता था, याद रखिए, मुनिहा जो होता था ये गुप्तचर विभाग के अंतर्गत ही काम करता था। ठीक है। जो बरीद मुमालिक होता था वो बड़े पद पर होता था, जबकि मुनिहा जो होता था ये छोटे पद पर होता था। सुधारों में अगर बात करें तो सेना का केंद्रीकरण किया। सेना का केंद्रीकरण करके सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। कई बार ये पूछा जाता है, सैनिकों को नगद देने की प्रथा की शुरुआत किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। फिर दूसरा है घोड़े दागने की प्रथा। अब घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया नोट करना इसने शुरू किया। अब जो घोड़े होते थे उनको दागा जाता था। दागने का मतलब उन पे मोहर लगाई जाती थी। अब इसको समझिए, हुलिया और दाग प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो हुलिया और दाग प्रथा, सबसे पहले दाग प्रथा समझते हैं। दाग प्रथा में क्या होता था? घोड़ों पर एक मोहर लगाई जाती थी, उनके शरीर पे एक ठप्पा लगाया जाता था, गर्म ठप्पा, मतलब उनके थोड़े शरीर को जला दिया जाता था ठप्पे से। जैसे आपके माथे पर किसी गर्म वस्तु से एक ठप्पा लगा देना, आपके माथे पे मान लीजिए सिक्का गर्म करके लगा देना, तो आपके माथे पर सिक्का जैसा छप जाएगा। तो ऐसे ही घोड़ों पर एक ठप्पा लगाया जाता था। तो इससे ये फ़ायदा होता था कि जो जब युद्ध वगैरह होता था तो सैनिक घोड़े बदल नहीं पाते थे। नहीं तो क्या होता था, अब मान लीजिए राज्य की तरफ से घोड़े मिले हुए हैं, बढ़िया घोड़े राज्य की तरफ से मिलते थे, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी है वो अपने सैनिकों को बढ़िया घोड़े देता था, तगड़े युद्ध में दौड़ने वाले। लेकिन ये जो सैनिक होते थे ये क्या करते थे? घोड़े बदल लेते थे, यानी जो बढ़िया घोड़े होते थे उनको बेच देते थे और सस्ते घोड़े खरीद लेते थे बाज़ार से। तो जब युद्ध में वो लड़ने जाते थे तो वे घोड़े किसी काम के नहीं रह जाते थे, युद्ध में हार जाते थे, भाग नहीं पाते थे या कमज़ोर पड़ जाते थे। तो इससे प्रॉब्लम्स आती थी, समस्याएं आती थी अलाउद्दीन खिलजी को। तो उसने दाग प्रथा लागू किया, मतलब ठप्पा लगाया जाता था घोड़ों पे ताकि सैनिक घोड़े बदल ना पाएँ। फिर एक था हुलिया। हुलिया प्रथा में क्या होता था कि सैनिकों का हुलिया नोट किया जाता था। हुलिया मतलब उनकी हाइट कितनी है। जैसे आज हम लोग जाते हैं पुलिस वगैरह में, भर्ती में, आर्मी में, तो देखा जाता है हर एक चीज़ की कहाँ पे निशान है, कितनी हाइट है, कितना वेट है, ये सब पूरा। ऐसे ही उस समय अलाउद्दीन खिलजी भी जो है वो सैनिकों का हुलिया नोट करता था कि भाई कौन सा सैनिक कितनी हाइट का है, रंग कैसा है, काला या गोरा है। अगर मापने तौलने की इकाई थी तो माप तौल भी किया जाता था। शरीर पे, हाथ पे अगर कोई निशान है तो भी लिखा जाता था कि हाँ इस सैनिक के हाथ, दाहिने हाथ पर ये निशान है, दाहिने आँख में ये निशान है, दाहिने गाल पे निशान है। ये सब मतलब हुलिया पूरा दर्ज किया जाता था। इससे ये होता था कि युद्ध के समय कोई सैनिक अपनी जगह पर किसी दूसरे को नहीं भेज पाता था। ठीक है। नहीं तो क्या होता था, अगर ये हुलिया प्रथा ना हो तो क्या करते थे सैनिक, अपनी जगह किसी दूसरे को भेज देते थे लड़ने के लिए, जो लड़ने में माहिर नहीं होते थे। तो इससे भी नुकसान होता था। तो ये दाग और हुलिया प्रथा था, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी। फिर है स्थायी सेना का गठन। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे बड़ी स्थायी सेना का गठन किया, जिसको हस्म ए मुरतब कहते थे। हस ए मुरतब का मतलब होता था स्थायी सेना। इसका गठन सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किया।
अब स्थायी सेना क्या होती थी? स्थायी सेना ऐसी सेना होती थी जो परमानेंट रहती थी। एक होती थी अस्थायी सेना यानी टेम्परेरी, मतलब सामंतों के अधीन होता था। जब युद्ध होता था तभी वो सेना, उस सेना को बुलाया जाता था और युद्ध में जो लूटपाट करके माल एकत्रित किया जाता था उसी माल से सैनिकों को वेतन दिया जाता था। तो वो अस्थायी होती थी यानी टेम्परेरी होती थी। और ये होते थे स्थायी सेना यानी जो परमानेंट राज्य में खड़े रहते थे, हमेशा इनको समय समय पर वेतन मिलता रहता था। तो ये स्थायी थे, स्थायी। ओके, इनको परमानेंट बोलते हैं। जैसे जॉब जो होती है एक परमानेंट होती है, एक एक संविदा वाला होता है, ऐसे ही मान लीजिए ये सब स्थायी यानी परमानेंट वाले सैनिक थे। इनको वेतन मिलता था राज्य की तरफ से और ये हमेशा राज्य में तैनात रहते थे युद्ध करने के लिए। फिर चौथा है नित्य कवायद, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने सेना की नित्य कवायद शुरू की। कवायद का मतलब परेड, यानी उनको हमेशा परीक्षण दिया जाता था, दौड़ाया जाता था, परेड कराई जाती थी सैनिकों को। फिर है सैन्य संगठन और वेतन। तो मुरत्तब मैंने बताया ही, निरीक्षण करने वाला, निरीक्षण करके नियुक्त किए गए सैनिकों को मुरत्तब कहा जाता था। भाई निरीक्षण यानी कि जांच पड़ताल करके सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी तो उनको मुरत्तब कहा जाता था। आरिज ए मुमालिक मैंने बताया सेना का प्रमुख होता था, ये सेना की भर्ती करता था, आरिज ए मुमालिक। और ये किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज एक सैन्य विभाग होता था, उसी का प्रमुख होता है आरिज ए मुमालिक। फिर दशमलव प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों की भांति अपनी सेना को दशमलव प्रणाली पर संगठित करने की कोशिश की। दशमलव प्रणाली का मतलब यह है कि अपने सेना को इसने 10 के गुणज में बांट दिया। जैसे 10 सैनिकों का एक दल बना दिया, फिर 100 सैनिकों का एक दल बना दिया, फिर 1000 सैनिकों, ये सब 10 के गुणज हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसने अपने सैनिकों को बांटा था। घुड़सवार सैनिकों का वेतन। कहा जाता है कि एक घुड़सवार सैनिक जो होता था, एक अस्पा यानी जिसके, एक अस्पा का मतलब जिसके पास एक घोड़ा होता था, उसे केवल 234 टंका दिया जाता था। टंका मतलब चांदी का एक सिक्का होता था। तो जिस सैनिक के पास एक घोड़ा होता था उसको 234 टंका वार्षिक, और अगर अतिरिक्त घोड़ा कोई रखता है, कोई सैनिक मान लो 2 घोड़े रखता है, तो उसको 78 टंके और दिए जाते थे वार्षिक। यानी कि 234 प्लस 78, ये हो गए 7 3 10, 312 टंके दिए जाते थे लगभग। ठीक है, अगर कोई 2 घोड़े रखता था 312 टंके, एक घोड़ा रखता था तो 234। फिर पैदल सैनिक का वेतन। जो पैदल सैनिक होते थे उनको 78 टंका वार्षिक मिलता था। केंद्रीय सेना, फरिश्ता के अनुसार केंद्रीय सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे, यानी इतने घुड़सवार हमेशा तैनात रहते थे। 4,75,000 ये फरिश्ता बताता है, हालांकि ये आंकड़े ज़्यादा लग रहे हैं। आर्थिक सुधार, बाजार नियंत्रण। अब बाजार नियंत्रण यानी कि बाजार में जो वस्तुएं हैं उनको मूल्य, उनके भाव को, कीमत को निर्धारित करने के लिए भी इसने बहुत सारे काम किए। बाजार को एकदम नियंत्रित करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुआ। वित्तीय एवं राजस्व सुधारों में रुचि लेने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था। दक्षिण विजय से प्राप्त धन के कारण मुद्रा का प्रसार बढ़ गया और मुद्रा का मूल्य घटने से कीमतें बढ़ी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की जानकारी के स्रोत, यानी कहाँ कहाँ से हमें इसके बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है? तो जियाउद्दीन बर्नी की एक ग्रंथ है तारीख़ फ़िरोज़शाही, यहाँ से मिलता है। ये सब नोट करते चलिए। जियाउद्दीन बर्नी की जो किताब है, जो उसका ग्रंथ है, वो है तारीख़ फ़िरोज़शाही, यहाँ से बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो का एक ग्रंथ है ख़ज़ाइनुल फुतूह, यहाँ से भी हमें बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलता है। इसामी की एक कृति है फुतुह सलातीन,
यहाँ से भी मिलता है, इब्न बतूता के रहला से और शेख नसरुद्दीन की खैरुल मजलिस से। इन सभी ग्रंथों से हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में जानकारी मिलती है। अब बाजार नियंत्रण के उद्देश्य क्या थे, मतलब क्यों ये बाजार नियंत्रण करना चाहता था, बाजार की कीमतों पर क्यों नियंत्रण रखना चाहता था ताकि कीमतें ज़्यादा ना बढ़ें, क्यों ऐसा। तो बर्नी कहता है, बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य कम खर्चे पर अधिक सेना रखना था और इतिहासकार एस लाल व इरफान भी यही मानते हैं। तो अब बर्नी कहना क्या चाहता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी विश्व विजेता बनना चाहता था। ये अलाउद्दीन खिलजी जो था ये क्या बनना चाहता था, विश्व विजेता, यानी पूरे विश्व को जीतना चाहता था, पूरे भारत को जीतना चाहता था। तो उसके लिए इसको एक बड़ी सेना चाहिए थी। अब बड़ी सेना के लिए पैसे ज़्यादा चाहिए थे, ये सब बर्नी कह रहा है। तो पैसे ज़्यादा चाहिए, तो पैसे तो थे नहीं इसके पास, पैसे तो कहीं पैदा नहीं किए जा सकते। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि अगर हम कीमतें घटा दें तो खर्चा सैनिकों का कम हो जाएगा, यानी अगर हम कीमतें घटाएंगे तो चीज़ें सस्ती मिलने लगेंगी। भाई एक सैनिक को खाने पीने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो अगर कीमतें घटा देंगे तो एक सैनिक को कम वेतन देना पड़ेगा, सैनिकों का खर्चा जो है वो कम रुपए में चलने लगेगा, तो कम वेतन देना पड़ेगा। इससे सैनिकों की संख्या बढ़ेगी, यानी अधिक से अधिक सैनिक आएंगे, क्योंकि पहले 10 रुपये एक सैनिक को देना पड़ता था। मान लीजिए पहले महंगा था चीज़, तो एक सैनिक को 10 रुपये देना पड़ता था। अब चीज़ें सस्ती कर दी गई हैं, तो 10 रुपये में 2 सैनिक, यानी 2 सैनिक आ गए और दोनों को 5-5 रुपये दिए जाते हैं, दोनों का खर्चा भी चल रहा है। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली पर नियंत्रण पा लिया। मतलब कहने का मतलब उसका उद्देश्य यही था, एक विशाल साम्राज्य की, एक विशाल सेना की स्थापना करना। बर्नी के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य हिंदुओं को दंडित करना भी था, क्योंकि अधिकांश व्यापारी हिंदू थे। अब बर्नी एक और उद्देश्य बताता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी जो है वो हिंदुओं को दंडित करना चाहता था, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी हिंदू थे, तो उनके दामों को घटाकर, उनकी वस्तुओं के दामों को घटाकर उनको हानि पहुंचाना चाहता था। एक चिश्ती संत हैं, इनके अनुसार ये नासिरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी हैं, और अमीर खुसरो के अनुसार बाजार नियंत्रण का उद्देश्य प्रजा हित था, और के.एम. निजामी भी यही मानते थे। मतलब अमीर खुसरो हैं और नासिरुद्दीन महमूद चिराग देहलवी हैं, ये सब मानते हैं कि बाजार नियंत्रण का उद्देश्य था प्रजा हित, यानी कि लोगों की भलाई के लिए ऐसा किया गया था, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी चीज़ें खरीद सके और अपना जीवन यापन कर सके अच्छे से। बाजार नियंत्रण का क्षेत्र, फरिश्ता के अनुसार बाजार के अनुसार मूल्य नियंत्रण या बाजार नियंत्रण सुल्तान द्वारा शासित अधिकांश प्रांतों में लागू था, यानी जहाँ जहाँ सुल्तान शासन करता था उन क्षेत्रों पे सारे नियम लागू हुए थे। अब मोरलैंड कहता है कि मूल्य नियंत्रण का प्रयास मात्र दिल्ली तक सीमित था, क्योंकि दिल्ली में ही अधिकांश सेना केंद्रित थी। ये कौन कहता है, ये मोरलैंड कहता है, एक ब्रिटिश इतिहासकार था। ये कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली कहाँ पे लागू की, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, बहुत दूर दूर क्षेत्रों पर नहीं लागू किया, सिर्फ दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर लागू किया गया, क्योंकि जो अधिकांश सेना थी वो दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में ही रहती थी। ये मोरलैंड का कहना है। जबकि वास्तविकता क्या है कि मंगोल आक्रमण से सुरक्षा हेतु आवश्यक एक विशाल सेना के रख रखाव हेतु बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया गया था। ठीक है, तो मंगोलों के मैंने पढ़ाया ही है, मंगोलों का निरंतर आक्रमण का भय बना रहता था, डर बना रहता था मंगोलों के आक्रमण का। तो उसी से सुरक्षा के लिए एक विशाल साम्राज्य की, एक विशाल सेना की स्थापना की ज़रूरत थी, और इसीलिए वस्तुओं के दाम निर्धारित किए गए, कम किए गए, संतुलित किए गए, ताकि लोग अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकें कम दामों में। शेख मुबारक के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के साथ ही बाजार नियंत्रण व्यवस्था समाप्त हो गई,
क्योंकि यह केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं जीवन पर निर्भर करता था। शेख मुबारक के अनुसार मुबारक शाह खिलजी के शासन के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ीं। अब ये जो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की गई थी, इसमें कुछ अधिकारी भी थे, जैसे दीवाने रियासत, ये तो एक विभाग था जो बाजार नियंत्रण से संबंधित था, बाजार विभाग था। मलिक याकूब को पहला दीवाने रियासत नियुक्त किया गया। तो पहला दीवाने रियासत कौन था, यानी दीवाने रियासत का जो प्रमुख था वो था मलिक याकूब। ये वाणिज्य मंत्री था, यानी व्यापार से संबंधित अधिकारी था, बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी था। मलिक याकूब को ही अलाउद्दीन के मुहतसिब के पद पर नियुक्त किया गया। बाजार व्यवस्था को सफल बनाने का श्रेय मलिक याकूब को ही जाता है। व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण एवं आर्थिक नियमों को लागू करवाना दीवाने रियासत का काम होता था। फिर दूसरा, पहला तो दीवाने रियासत हो गया जो सबसे प्रमुख अधिकारी। फिर शहनाए मंडी होता था, ये भी एक अधिकारी था। बाजार का प्रमुख अधिकारी शहना होता था और तीनों शहनों का प्रमुख शहनाए मंडी होता था। 3 प्रकार के बाजार थे, ठीक है, 3 प्रकार के बाजार होते थे। तो तीनों बाजार में एक एक शहना होता था और उन शहनों का प्रमुख जो होता था वो शहनाए मंडी होता था। सभी व्यापारियों को शहना मंडी के कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाना पड़ता था, यानी जो भी व्यापारी अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में व्यापार करने आते थे उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। शहनाए मंडी दुकानदारों एवं कीमतों पर नियंत्रण रखता, ठीक है। तो शहनाए जो मंडी था, अधिकारी था, ये हमेशा जांच पड़ताल करता रहता था कि कोई कम तो नहीं तोल रहा है, बटकरा किसी का उलटफेर वाला तो नहीं है, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा है, कोई ज़्यादा कीमत में चीज़ों को तो नहीं बेच रहा है। इन सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करता रहता था शहनाए मंडी। फिर एक और अधिकारी होता था बरीद ए मंडी। ये बाजार नियंत्रण के लिए निम्न अधिकारी नियुक्त किए गए, ठीक है। तो सबसे ऊपर होता था दीवाने रियासत, फिर उसके नीचे शहनाए मंडी और फिर बरीद मुमालिक सबसे नीचे। ये बरीद मुमालिक होता था या बरीद मंडी। राशनिंग व्यवस्था और नियंत्रण। सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की तथा कालाबाजारी पर नियंत्रण प्राप्त किया। अनाज भंडारण। आपातकालीन खाद्य जरूरतों की पूर्ति के लिए अनाज के भंडारण हेतु गोदाम बनवाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने गोदाम भी बनवाया था, उसमें अनाज बचा कर रखा जाता था। जैसे कभी कभी अकाल पड़ जाता था, भुखमरी पड़ जाती थी या कृषि की पैदावार नहीं होती थी, तो उसमें राशन के तौर पर फ्री बांटा जाता था। तो राशनिंग की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुल मिलाकर अलाउद्दीन खिलजी प्रशासनिक, सैन्य और आर्थिक सुधारों का अग्रदूत था। दिल्ली सल्तनत में व्यापक सुधारों को लागू करने वाला प्रथम सुल्तान था। तो ये हम लोगों ने आज इसके कुछ विद्रोहों के बारे में पढ़े और इसकी प्रशासनिक नीतियों के बारे में, आर्थिक नीतियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।